सो हेलो गाइस, इस वाले चैप्टर को बायोलॉजी जो एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी भी गिवन है। इसको हम लोग विद इन 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और पूरा एक तरफ से थ्रोली इसकी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होगा वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। पूरा लेक्चर आप लोग एंड तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस चैप्टर में। तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल एंड दूसरा क्या हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। नाम से देख लेना। अब इनका डिवीजन जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, मोलिकुलर वेट के आधार पे। अगर जो मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। और माइक्रोमोलिक्यूल उससे कहेंगे जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, एसिड इनसोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल ये चीज़ें आपको पता होंगी, आपने फिल्ट्रेट करके देखा होगा। जो चीज़ फिल्टर होकर नीचे चली जाती है उसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और जो ऊपर रिटेंटेट रह जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। और उसमें क्या आते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और माइक्रोमोलिक्यूल में अगर जो बात करें तो यहाँ प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल, ध्यान देना अच्छे तरीके से, जैसे कि अमीनो एसिड हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गए, मोनोसैकेराइड हो गए, लिपिड हो गए। ये बात ध्यान रखना, लिपिड को कहाँ रखा गया है, माइक्रो मोलिक्यूल में। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है वो 1000 डाल्टन से क्या है, कम है। बट एक्सेप्शनली लिपिड इंपॉर्टेंट है, इज माइक्रो मोलिक्यूल बट प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ध्यान देना, इसको यहाँ नहीं रखा गया, इसको यहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन पे। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एनसीईआरटी जाइए उसको पढ़िए जाके कि लिपिड को जो है वो इसमें माइक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा गया है, जबकि उसका जो एटॉमिक वेट है या मोलिकुलर वेट है वो 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है। तो क्यों रखा गया है, ध्यान देना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस साल के लिए। अब ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दी है और टेबल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे दिया है एक सेल का कंपोजिशन, कि एक सेल में कितना वाटर होता है, कितनी प्रोटीन होती है, कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कितना लिपिड होता है, कितना न्यूक्लिक एसिड होता है, कितने आयंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको वाटर का एक बार डेटा पूछा गया है, प्रोटीन का डेटा पूछा गया है, न्यूक्लिक एसिड का, और ये आपको याद रखना है। याद करने का तरीका क्या है, आप याद कर लो पी से, उसके बाद में एन, पी एन हो गया, और फिर आपको याद करना है सी, सी से कार्बोहाइड्रेट हो गया, और फिर आपको एल याद करना है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, आई। और वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसको आप पी एन सी एल आई करके याद कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 से 15% प्रोटीन यहाँ पे दिखाई गई एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेटाबोलाइट ऑब्वियस है भाई, बहुत ज़बरदस्त ये पोर्शन है, नीट में बहुत बार पूछा गया है। दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, बायोमोलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर दियर बेसिक प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लस डायरेक्ट न्यूट्रिशन फंक्शन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि शुगर, जैसे क्लोरोफिल, जैसे कि हीम। मतलब इनका फंक्शन आपको नोन होगा, ध्यान रखना, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है नोन नहीं होता है। यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्लस नो डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका कोई जो है आपको फंक्शन ज्ञात नहीं होता है, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल हैं और ये बहुत बार पूछे गए, खूब पूछे गए नीट एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। जैसे पिगमेंट की बात करें तो कैरोटिनॉइड हो गया, एंथोसाइनिन, डायरेक्ट कुछ पूछेगा वो कैरोटिनॉइड क्या है, तो आपको आंसर लिखना है पिगमेंट है, क्लियर। जैसे मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, तो क्या है, एल्कालॉइड है। जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन क्या है, ये टर्पिनॉइड्स हैं। ये तो खैर याद हो जाएगा, टर्पिन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये याद कर लो। इसेंशियल ऑयल, ये भी याद कर लोगे, लेमन ग्रास ऑयल, यहाँ भी ऑयल है। टॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ART करके याद कर लो। एब्रिन और रेशिन, ये होते हैं टॉक्सिन हमारे। इसके बाद में आ जाओ, लेक्टिन की बात करें तो ये कौन कहना वैलिन होते हैं, कौन कहना वैलिन, ए हो गया। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुरक्यूमिन हो गया, ध्यान देना, ड्रग्स में यहाँ पे विनब्लास्टिन, कुरक्यूमिन।
पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर हो जाएगा, गम हो जाएगा सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। सेलुलोज यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, नीट एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पे हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जितना लिखा कम से कम वो तो पढ़ ही लीजिए आप लोग। आल्दो पॉलीसेकेराइड इन इज नॉन रिड्यूसिंग बट इन अ पॉलीसेकेराइड चेन वन एंड इज रिड्यूसिंग एंड अनदर एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये भी लाइन पूछी गई है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर सो स्टार्च कैन होल्ड I2 molecule in the helical portion, so starch iodine is blue in color while cellulose have linear structure so it cannot hold I2 and does not give iodine। ये कई बार पूछा गया है कि स्टार्च क्यों आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है जबकि सेलुलोज नहीं देता है, तो ये पूछा गया आपसे। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज। अगला देखो यहाँ पे, अगला डिफरेंसेस बिटवीन गम एंड फेविकोल। गम आर नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाइल फेविकोल इज सिंथेटिक। ये नहीं पूछा गया, इसको मत याद रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो लिपिड के बारे में। लिपिड क्या होती है, वही फैट। तो फैटी एसिड आर टू टाइप, तो सैचुरेटेड यानी पामेटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें COOH वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब अगर जो आपसे पूछे इंक्लूडिंग COOH वाला कार्बन तो 16 होगा। ऐसे 15 कार्बन की चेन होती, मतलब ये जो है C ये कितने होते हैं, 15 होते हैं ये, और यहाँ पे ये COOH, मतलब इसको मिला के टोटल 16। क्लियर। अगला देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं सैचुरेटेड में, एग्जाम्पल याद कर लो, पामेटिक हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया। सैचुरेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंपल सी बात है। मतलब अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये एल्कीन है और ये वाला क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ऑब्वियस है। अगले देखो आगे यहाँ पे आगे दिया है अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल, ओलिक एसिड, ओलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, अराकीडोनिक, ये एनसीईआरटी में दिया है। और 20 कार्बन इसमें जो दिए हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करके दिए हैं। ये लाइन बहुत बार पूछी गई है। ग्लिसरॉल इज ए ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये देखो CH और यहाँ पे OH, यहाँ पे ये CH2OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। इसमें ये वाला जो है ये कार्बन सेकेंडरी होता है, बाकी दो इसमें प्राइमरी एल्कोहल लगे हैं। मतलब दो इसमें जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होंगे वो प्राइमरी होंगे, एक सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखो यहाँ पे लिपिड आर कॉल्ड फैट एंड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। लिपिड आर कॉल्ड फैट एंड ऑयल on the basis of melting point. Oil have lower melting point and fat have higher melting point। इंपॉर्टेंट है। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लोअर होता है, इसीलिए वो गर्मियों में भी ऑयल रहता है या ठंडक में भी ऑयल रहता है, ठीक है। ऑयल कभी जमता उमता नहीं है, आपने देखा होगा सरसों का तेल जमता थोड़ी ठंडक में है, लेकिन फैट होगा वो क्या होगा, वो जम जाएगा आपका, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। जबकि ठंडक में क्या होता है, ठंडक में उसको इतना टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, इसीलिए वो फैट मतलब वो जम जाता है, इसीलिए, ठीक है। अगला देखो सम लिपिड आल्सो हैव फॉस्फोरस लाइक लेसिथिन। ये कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन में कौन मिलता है, लेसिथिन मिलता है, और इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में डालते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के बारे में पूछते हैं, प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर, 20 टाइप के अमीनो एसिड हम लोगों ने पढ़े हैं, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड कंटेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आयन अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द सेम कार्बन यानी अल्फा कार्बन, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर देख लो, C हो गया, यहाँ पे H लगा होगा, यहाँ पे COOH, ये NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये R एक वेरिएबल ग्रुप होगा, और यही डिसाइड करेगा कि आपका अमीनो एसिड क्या बनेगा, ये ध्यान देना। अब इसके यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, R बदलता है, देखो ये वाला R है ऊपर वाला, ठीक है। बाकी देखो सारे ग्रुप क्या है, सेम है, तीनों ग्रुप सब में क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। देखो ये देखो
ये अमीनो एसिड ऐसे बनता है। लेकिन यहाँ देखो H हो गया तो इसका नाम पड़ेगा ग्लाइसिन, ध्यान देना अच्छे तरीके से। यहाँ CH3 पड़ गया तो इसका नाम पड़ गया एलानीन। यहाँ पे CH2OH पड़ गया तो इसका नाम पड़ गया सेरीन। इसको आप लोग गैस से याद कर सकते हो, गैस, ग्लाइसिन, एलानीन, सेरीन। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH2OH होगा। क्लियर। अगला देखो, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होता है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एनालिन, ये एरोमेटिक एग्जाम्पल है। एसिडिक पूछा गया है तो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक हो गया। बेसिक पूछा जाए तो हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये सब पूछे गए हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब भैया आ जाते हैं खतरनाक पॉइंट इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और यहीं पे ये बनाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? चार्ज पूछ लेते हैं। तो ज्विटर आयन पे चार्ज देखो, यहाँ पे अमोनियम प्लस हो गया, ये देखो अमोनियम प्लस हो गया, यहाँ पे COOH। ये पूछा गया था कि प्रोटॉन कौन देता है, तो प्रोटॉन भैया ये देता है, ध्यान देना। कौन? COOH प्रोटॉन देगा यहाँ से, मतलब ये H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है। और ज्विटर आयन कहते किसको हैं? जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। अगला, अमीनो एसिड है टू टाइप, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जिसको हम, जो हमें डेली लेना पड़े, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं ऐसे अमीनो एसिड, उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जबकि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन सो मेनली 4 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। इंपॉर्टेंट है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन की है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, तो वो है टर्सरी। आगे ये टेबल दी है, काफ़ी खतरनाक टेबल है एनसीईआरटी में, और ये सारा कुछ पूछा गया है। ये प्रोटीन है सारी, ध्यान देना, एंजाइम नहीं है। क्या है? प्रोटीन, ध्यान देना, ठीक है। प्रोटीन है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। कौन सी? जैसे कोलेजन प्रोटीन है, तो ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है, ध्यान देना, प्रोटीन है लेकिन एंजाइम की तरह काम करेगा। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है लेकिन ये क्या है? हार्मोन है। प्रोटीन एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। रिसेप्टर क्या है? ये भी प्रोटीन है। ये कई बार पूछा है। GLUT4 पूछा गया है, और ये क्या करता है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। किसी भी जो है सेल में अगर ग्लूकोज को एंटर करवाना हो तो GLUT4 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये गाइज यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। बाकी इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिस कर दी हैं, क्योंकि एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की वो जो तीन ग्राफ उसमें दिए हैं, तो वो ग्राफ आपको ध्यान रखना है। Km वैल्यू के साथ में जो ग्राफ दिया है वो आपको ग्राफ याद करना है अच्छे तरीके से। बाकी आप लोग थ्रोली एक बार स्टडी जरूर कीजिए इसकी, बायोमोलिक्यूल की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी इसमें, जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछा गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और टेबल गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। और लिपिड को क्यों जो है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में रखा गया है, ये आपको ध्यान दे के अच्छे से पढ़ना है। अमीनो एसिड देखना है, उसमें जितने फिगर्स हैं दिए हैं वो सारे फिगर्स आपको देख के जाने हैं। वो सारे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस के फिगर्स में दिए हैं, फास्फोलिपिड लेसिथिन के फिगर जो दिए हैं वो देख के जाने हैं। ये सारी चीज़ें कर लोगे तो ये चैप्टर आपके ग्राफ्स में आ जाएगा, और यहाँ से 2-3 जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके गाइस हो जाएंगे। मिलते हैं ऐसे स्पेशल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए भैया, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट आप लगाइए, पर डे 2 से 5 बैठिए। जिस दिन मन ना करे तो अल्टरनेट डे पे कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर है। टिल एग्ज़ाम कम से कम 5-6 टेस्ट तो आप ज़रूर लगा के जाइए, और अच्छी कोचिंग का लगा के जाना भैया, ठीक है। आलतू फालतू टेस्ट मत लगा के जाना जिसमें पता लगा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करवाते हूँ, V=U+80, ठीक है, या F=mm, इस टाइप वाले फॉर्मूले लगा के मत जाना, ठीक है। अच्छी सी कॉन्सेप्ट जिसमें अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वैसे क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं, और आपका स्कोर ज़बरदस्त आएगा। कम से कम 640 तो मिनिमम आपको टारगेट बना के चलना चाहिए। मैक्सिमम कितना ही बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते ज़रूर रहिए।